अभी हम बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पर्यावरण भूगोल में हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने पारिस्थितिकी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि पारिस्थितिकी जो है वो मनुष्य और पर्यावरण और विभिन्न जीव जंतुओं और प्लांट्स, इनका जो पारस्परिक एक संबंध है उसी को हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो अभी हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो इसकी परिभाषा और अर्थ देखते हैं। सबसे पहले कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पृथ्वी के परिमंडलों क्रमशः स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के सभी जीव जंतु एवं पादप एक निश्चित व्यवस्था क्रम में परिचालित होते रहते हैं। किसी भी समुदाय में अनेक प्रजातियों के प्राणी साथ साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने पर्यावरण का भी प्रभावित करते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव मंडल एक विस्तृत एवं विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति में संपूर्ण जीव जंतुओं तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंधों को सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र कहा है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले महोदय ने किया। इसके उन्होंने 1935 में इसको परिभाषित किया कि द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। यानी पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। इससे पूर्व भी अनेक विद्वानों ने पर्यावरण एवं जीवों के अंतर संबंधों को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। जैसे थियनमान ने 1939 में बायोसिस्टम कहा है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समय में अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे सन 1877 में कार्ल मोबियस ने बायोकोनोसिस शब्द से अभिहित किया है। एस फोर्बेस ने 1887 में माइक्रोकोस्म और बी डोकुचाएव ने इसको जियो बायोकोनोसिस और फ्रेडरिक ने ओलोसोन आदि नामों से इसको पुकारा है। परंतु इन सब में इकोसिस्टम शब्द जो है वो सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। यह दो शब्दों इको प्लस सिस्टम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः इको यानी ओइकोस या घर, ड्वेलिंग पैलेस, तथा सिस्टम यानी व्यवस्था या अंतर्निर्भरता से उत्पन्न एक व्यवस्था है। इस प्रकार इकोसिस्टम शब्द जो है वो सर्वाधिक मान्य शब्द जो है वो माना गया। पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी। जैसे लिंडमैन महोदय ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसी भी परिमाण वाली स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। फासबर्ग के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील या इंटरेक्टिंग तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों एवं उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। इपियोडम ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया कि पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीवों तथा उनके पर्यावरण के आधारभूत कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट्स है जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य अंतर्गत निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो पीटर हेगेट के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित रहते हैं। स्ट्रेलर के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे घटकों का समूह है जो जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील रहता है। इस क्रियाशीलता में पदार्थों तथा ऊर्जा का निवेश होता है जो जैविक संरचना का निर्माण करते हैं। अभी ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जैवमंडल का जो सिस्टम है ये दर्शाया हुआ है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जैवमंडल के लिए, मनुष्य के लिए, जैसे हम अगर बात करें पादप जो है उनकी बात करें हरे पौधों की, तो उसमें ऊर्जा प्लस खनिज होते हैं
और शाकाहारी जो जीव जो हैं वो इनको पादपों को खाते हैं। पशुओं का भोजन है पादप, और फिर जो पशु है उनको मांसाहारी जीव खाते हैं, और फिर पशु जो है वो मृत पशु में बदल जाता है। और अब इस दौरान क्या होता है कि इनकी ऊर्जा जो है वो जैसे श्वसन के द्वारा, शाकाहारियों की ऊर्जा श्वसन के द्वारा नष्ट होती है, फिर मांसाहारियों की जो ऊर्जा है वो भी श्वसन क्रिया में नष्ट होती है, और जो मृतक हैं या जो इनसे कुछ पदार्थ निकलते रहते हैं वो अपघटक जो है वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से होता है, डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर ये डिकम्पोजिट जो पदार्थ है वो खनिजों का पुनर्चक्रीकरण हो जाता है इसमें, मृदा में, और फिर ये जल और खनिज के रूप में उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर, हरे पौधे उनको अपने जड़ों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। फिर हरे पौधों को दूसरे जो शाकाहारी जीव है वो इनको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये जो चक्र है वो चलता रहता है, और इस सिस्टम के द्वारा पूरा तंत्र जो है वो आगे बढ़ता रहता है। अब हम देखते हैं, मूलतः पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट क्रियात्मक पर्यावरण व्यवस्था है जिसमें किसी निश्चित स्थान एवं समय वाले पारिस्थितिक घटकों के उसके क्षेत्र के संदर्भ में सभी जीवधारियों में भौतिक पर्यावरण का सकल संतुलन रहता है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है जिसमें सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में दो प्रमुख पहलू हैं, एक जैविक तथा अजैविक घटकों से बनी तंत्र की संरचना, और दूसरा तंत्र के जैविक घटकों में खाद्य व ऊर्जा संबंधों में समानताएं एवं विभिन्नताएं। जैविक और अजैविक अकार्बनिक घटकों से बनी तंत्र की संरचना, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक बहुत ही विशाल तंत्र है। तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। जैविक घटकों में इसमें जो हरे पौधे हैं, शाकाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव हैं, इन सब की हम गणना कर सकते हैं। और अजैविक घटकों में हम जैसे सूर्य का प्रकाश है, खनिज लवण है या जल है, इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो इनकी दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में जुड़ाव रहती है। अजैविक घटकों से जो हरे पौधे हैं वो अपना विकास करते हैं, और फिर हरे पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं, और फिर शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं, और फिर शाकाहारी और मांसाहारी जीव अंततः अपघटक के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। तो यानी इस प्रकार से ये पूरा जो सिस्टम चलता है इसमें एक श्रृंखला बन जाती है, और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का थोड़ा इसमें काफ़ी ह्रास भी होता है। जैसे कुल ऊर्जा का 90% भाग जो है वो विसरित हो जाता है, वायुमंडल में ह्रास हो जाता है इसका। तो इस प्रकार से ये तंत्र चलता है। अब हम देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास विभिन्न अनुक्रमों या सीक्वेंसेस के तहत होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास अनुक्रमों के संक्रमणकालीन अवस्थाओं को क्रमक या सेरे कहते हैं। विभिन्न विकास अनुक्रमों की संक्रमणकालीन अवस्थाओं को क्रमक या सेरे कहते हैं। क्रमक पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाते हैं जो प्राथमिक अनुक्रम से प्रारंभ होकर के अंतिम अनुक्रम में परिणत होते हैं, जिसे चरम या जलवायु चरम या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। इस अनुक्रम के पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर हो जाते हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का अध्ययन पारिस्थितिकी प्रबंधन में महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य। तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी तंत्र संरचना में कार्य। संरचना में तो इसमें देखो जैविक समुदाय में पाए जाने वाली विभिन्न जातियों की संख्या, जैव संहति यानी बायोमास से जीवन काल तथा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोषण, जल, तापक्रम आदि को संरचना के तत्व माना गया है। किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई वाली पारिस्थितिक तंत्र उस क्षेत्र विशेष समस्त पादपों एवं जंतुओं तथा उनके भौतिक पर्यावरण सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी संरचना मूलतः मूलभूत घटकों, प्रथम ऊर्जा घटक, द्वितीय जैविक बायोम घटक तथा तृतीय जैविक एवं भौतिक घटक द्वारा होती है। इन तीनों संघटकों के मध्य जटिल अंतःक्रियाएं होती है तथा विभिन्न जीवों में भी पारस्परिक क्रियाएं होती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई या फंक्शनल यूनिट है
जिसमें जैविक संघटक पादप मनुष्य सहित जंतु व सूक्ष्म जीव तथा भौतिक अजैविक संघटक श्रृंखलाबद्ध वृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधि ऊर्जा प्रवाह जलीय चक्र जैव भू रासायनिक चक्र खनिज चक्र अवसाद चक्र के माध्यम से परस्पर घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित एवं आबद्ध होते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती है। जैव ऊर्जा का प्रवाह, नंबर 2 पोषण चक्र और नंबर 3 पर्यावरण द्वारा जीवों का तथा जीवों द्वारा पर्यावरण का नियमन। अब है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके जैविक घटकों के बारे में। तो जैविक घटकों को सबसे पहले हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है स्वपोषी घटक। और स्वपोषी घटकों में जो है वो हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे स्वपोषी घटकों में इसलिए आते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश से और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। खनिज लवण भूमि से ग्रहण करते हैं, जल खनिज लवण सूर्य का प्रकाश इत्यादि के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हरे पौधे तमाम प्रकार के जो होते हैं वो स्वपोषी घटक या उत्पादक की श्रेणी में हम इनको शामिल करते हैं। दूसरे हैं परपोषी घटक। इनमें स्वपोषी घटकों में हम शैवाल वगैरह है, नील हरित शैवाल, इनको भी शामिल कर सकते हैं। अब परपोषी घटक है, इसमें स्वपोषी घटकों पर आश्रित होते हैं ये, इसलिए परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि जैसे अगर शाकाहारी जीव हैं तो वो भी पौधों पर निर्भर करते हैं, हरे पौधों पर, और फिर मांसाहारी जो है वो शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। तो यानी इस प्रकार से ये परपोषी की श्रेणी में आते हैं। और इनमें जो है आहार ग्रहण करने की क्रिया के आधार पर इनको परपोषी जीवों को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है मृतजीवी या सैप्रोफाइट। तो इसमें मृतजीवी जंतु मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त जैविक यौगिकों या ऑर्गेनिक कंपोजर को घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहते हैं। दूसरे हैं परजीवी। ये जंतु अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं। और तीसरे हैं प्राणी संभोजी। ये जंतु अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। मानव सहित सभी बड़े जंतु इस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। प्राणी संभोजी इस वर्ग में आते हैं। कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो कार्यशीलता के हिसाब से इसमें एक तो उत्पादक होते हैं जिनके हरे पौधों को शामिल करते हैं, जिनके बारे में अभी विस्तृत विवरण दिया है। और दूसरे जो हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो उपभोक्ताओं में भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी जीव है वो होते हैं। और फिर एक सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं जिनको कि हम सर्वाहारी के रूप में मान सकते हैं, जैसे मनुष्य है। तो मनुष्य मांस भी खाता है और शाकीय वनस्पतियाँ भी खाता है। तो दोनों श्रेणी में का नहीं सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। उपभोक्ताओं में जैसे सूक्ष्म उपभोक्ता, इन्हें अपघटक भी कहते हैं। ये अब उत्पादक और उपभोक्ता, उसके बाद में एक अपघटक वर्ग है। अपघटक वर्ग में हम उनको शामिल करते हैं जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको अंततः डिकम्पोज कर देते हैं। तो जैसे बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो मृत जानवरों को जो है वो अपघटित कर देते हैं। तो अपघटित किए हुए ये पुनः खनिज लवण में बदल जाते हैं और ये ज़मीन में मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी से हरे पौधे इनको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपघटक जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 श्रेणियाँ हैं इसमें। और उपभोक्ताओं में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता 3 वर्ग हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो इसका कंप्लीट हुआ। अभी आगे है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो आगे हम अगली क्लास में कुछ पारिस्थितिकी प्रमुख प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र उनके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति में कुछ प्रमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं उनमें हम देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक में स्थलीय हो सकते हैं एक, और एक जलीय हो सकते हैं। स्थलीय में वन हो सकते हैं, चरागाह हो सकते हैं और मरुस्थल हो सकते हैं। और जलीय में स्वच्छ जल के हो सकते हैं और समुद्री या महासागरीय जल के हो सकते हैं। स्वच्छ जल में प्रवाहित जल के हो सकते हैं और स्थिर जल के हो सकते हैं। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।